कहानी की शुरुआत मिनजुआ को दिखाते हुए होती है, जो साउथ कोरिया के एक शहर में अपने भाई के साथ रहती है। उसके भाई का नाम डोंगह्यून है और उनके पास सोल्जू नाम का एक कुत्ता भी है। एक कार दुर्घटना में डोंगह्यून की मौत हो जाती है और उसी वक्त शहर भर में एक सीरियल किलर की खबर उड़ रही है। आए दिन लड़कियां गायब होती जा रही है, जिन्हें रेप करने के बाद उनके नग्न शरीर को ब्रिज के नीचे फेंक दिया जाता। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में उस सीरियल किलर की नजर पड़ती है मिनजुआ पर। उसके कदम कदम पर मुसीबतें हैं और ऐसे में उसका साथ देने वाला, उसे बचाने वाला कोई भी नहीं। ऐसे में क्या वो अपने आप को उस सीरियल किलर से बचा पाती है? जानने के लिए बने रहे कहानी के अंत तक। मैं बात कर रही हूँ 2011 में रिलीज्ड एक साउथ कोरियन थ्रिलर फिल्म की, ब्लाइंड। कहानी की शुरुआत एक डांस कंपटीशन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम डोंगह्यून नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। उसी वक्त उसकी बड़ी बहन मिनजुआ वहाँ पहुँच जाती है और अपने भाई को गुस्से में वहाँ से खींचते हुए लेकर जाती है। मिनजुआ कोरिया के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों अनाथ हैं और उनका बचपन एक अनाथालय में ही गुजरा है, जहाँ पर मिस शेली नाम की एक महिला उनकी देखरेख किया करती थी। अब यहाँ डोंगसू बार बार अपनी बड़ी बहन को कह रहा है कि उसे जाने दे, मगर मिनजुआ उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर हथकड़ी लगा देती है ताकि वो कहीं भाग न पाए। रास्ते में उन दोनों के बीच काफी छीना झपटी हो रही है। डोंगह्यून बार बार अपनी बहन से हथकड़ी की चाबी लेने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में मिनजुआ का ध्यान रास्ते से हट गया और वो दोनों एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। मिनजुआ गाड़ी से छिटक कर दूर रास्ते पर पड़ी है और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से बेहोश है, जबकि डोंगह्यून के हाथों में हथकड़ी लगी होने की वजह से वो गाड़ी में ही फंसा हुआ है। उनकी गाड़ी ब्रिज के बिल्कुल किनारे तक आ पहुंची है। किसी भी वक्त वो गाड़ी ब्रिज पर से नीचे गिर सकती है। ऐसे में डोंगह्यून खुद को आजाद करने के लिए बार बार चाबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आखिर में जब तक चाबी उसके हाथ लगी, गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई और साथ ही साथ डोंगह्यून की मौके पर मौत हो जाती है। कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ हम मिनजुआ को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि उस हादसे से उसकी जान तो बच गई, मगर उसकी दोनों आंखें चली गई और वो पूरी तरह से अपने पालतू कुत्ते सोल्जी के ऊपर निर्भर है। आंखें चली जाने की वजह से उसकी पुलिस की नौकरी भी नहीं रही, मगर अब 3 साल बाद वो अपनी जिंदगी से ऊब चुकी है और एक बार फिर नौकरी पाने की इच्छा से वो पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचती है। वो अपने सीनियर से कहती है, मुझे कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं चाहिए, छोटी मोटी नौकरी होने से भी चलेगा। तब वो ऑफिसर उसे बताते हैं, तुम्हें क्या लगता है आज तुम्हारी आंखें नहीं है, इस वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी नौकरी नियमों को तोड़ने की वजह से गई है। तुम ड्यूटी आवर्स में अपने भाई के पास चली गई और बिना किसी की अनुमति के उसे हथकड़ी पहना दी। शायद इसी वजह से आज वो जिंदा नहीं। मिनजुआ को ये सारी बातें मालूम है, मगर किसी और के मुंह से सुनकर उसके जख्म हरे हो जाते हैं। दुखी होकर उदास मन से वो घर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से आज उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। सोल्जी उसे ठीक वक्त पर रोककर सही रास्ते पर ले आती है। अब यहाँ टीवी पर खबरें आ रही है कि एक बच्ची 7 दिन पहले गायब हो गई थी और आज उसकी लाश नग्न अवस्था में ब्रिज के नीचे पड़ी मिली। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है। टीवी, मीडिया, हर कहीं बस इसी खबर की चर्चा हो रही है। शहर की पुलिस मुजरिम को पकड़ने की कोशिश तो कर रही है, मगर फिलहाल मुजरिम की कोई जानकारी उनके पास नहीं। इधर हम देखते हैं कि मिनजुआ तैयार होकर कहीं के लिए निकल रही है, लेकिन इस बार वो सोल्जी को अपने साथ नहीं ले जाती, क्योंकि उसे किसी के सहारे के बिना अकेले ही चलना सीखना होगा। वहाँ से वो टैक्सी लेकर उस अनाथालय में आई, जहाँ पर वो और उसका भाई पले बड़े हैं। इस जगह को मिस शेली नाम की एक महिला चलाती है, जिसे सारे बच्चे माँ कहते हैं। मिनजुआ भी उसे माँ ही कहती है। काफी दिनों बाद मिस शेली मिनजुआ से मिल रही है। उनके बीच ढेर सारी बातें होती है और बातों ही बातों में वो मिनजुआ को अपने साथ चलने को कहती है, जहाँ पर उसके मरे भाई डोंगह्यून के लिए गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। ये बात सुनकर मिनजुआ फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके भाई की मौत उसी की वजह से हुई है। अगर वो उस दिन जबरदस्ती नहीं करती तो उसका भाई जिंदा होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मिस शेली को मना करते हुए कहती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, जो करना है आप लोग कर लीजिए। और जल्दबाजी में वहाँ से बाहर निकलते हुए वो एक खिलौनों के बक्से से टकराकर गिर पड़ती है। अनाथालय के कुछ बच्चे आकर
उसे सहारा देकर उठाते हैं। बाहर तब तक बारिश शुरू हो चुकी है। मिनसुहा बस स्टैंड में खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रही है। एक एक करके सभी चले जाते हैं। बस रह जाती है तो अकेली मिनसुहा। रात तकरीबन 11 बजे होंगे। एक गाड़ी आकर बस स्टैंड के सामने रुकती है। मिनसुहा देख नहीं सकती, इसीलिए टैक्सी समझकर उस गाड़ी में जाकर बैठ गई। लेकिन वो दरअसल एक बहुत ही महंगी गाड़ी है, जिसको चलाने वाला भी एक बहुत रईस आदमी लग रहा है। हो सकता है कि वो मिनसुहा को वहाँ अकेला देखकर उसकी मदद करने के लिए चला आया हो। जब मिनसुहा ने उसे अपना घर का पता बताया, उस वक्त भी उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। बारिश की वजह से ठंड बढ़ने पर वो गाड़ी का हीटर भी ऑन कर देता है। अब वो मिनसुहा को एक कॉफी ऑफर करता है, लेकिन उसके बार बार मना करने के बाद भी वो उसे जबरदस्ती करने लगा और इस बीच उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा गई। मिनसुहा को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, मगर उसे एहसास हुआ कि गाड़ी किसी इंसान से जा टकराई है। मिनसुहा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला। सड़क के बीचों बीच एक लड़की की लाश पड़ी है। वो आदमी जल्दी से उस लड़की को गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। लेकिन जब मिनसुहा ने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ है, वो आदमी कहता है कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है, बस एक कुत्ता बीच रास्ते में आ गया था। लेकिन मिनसुहा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने अपने कानों से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी। वो जल्दी से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक देता है और वो जबरदस्ती मिनसुहा को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी के वहां आ जाने की वजह से वो आदमी मिनसुहा को वही रास्ते में छोड़कर गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद मिनसुहा मिस शैली को फोन करती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो रास्ते के उस हादसे के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है, लेकिन पुलिस अफसर उसके रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो एक अंधी लड़की है। भला उसका विश्वास कैसे किया जा सकता है? वो एक्सीडेंट होते हुए देख भी नहीं सकती। मिनसू ने ये भी कहती है कि उसने एक लड़की के छटपटाने की आवाज सुनी थी। हो सकता है कि वो तब भी जिंदा हो, मगर पुलिस अफसर उसकी बातों पर गौर नहीं करता और इसीलिए उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ा। मगर अगले ही दिन उसे लेने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से 2 अफसर आते हैं, क्योंकि कल रात जिस जगह पर उसने हादसे की बात बताई थी, वहाँ से किसी लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। और पुलिस को लग रहा है कि कल रात मिनसुहा ने जिस हादसे के बारे में बताया था और आज जिस लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उन दोनों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। मिनसुहा को एक बार फिर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। उधर हम देखते हैं कि कल रात जिस लड़की की दुर्घटना हुई थी वो अभी तक जिंदा है, और इसके साथ ही हम उस आदमी को देख पाते हैं जो कल रात गाड़ी चला रहा था। उसका नाम किम है और वो एक साइको सीरियल किलर है। जवान लड़कियों को किडनैप करके उन्हें रेप करके मार देना, यही उसकी लत है। उस कमरे में एक और जवान लड़की की लाश पड़ी है। पिछली रात गए वो अपना नया शिकार पकड़ने के लिए ही निकला था। जब बस स्टैंड में उसने एक जवान अकेली लड़की को बैठा देखा, लेकिन उसे तब भी मालूम नहीं था कि वो अंधी है। वो लिफ्ट देने के बहाने उसे अपनी कार में बिठा लेता है, मगर आगे चलकर जब उसे पता चला कि वो देख नहीं सकती, उसका काम तो और आसान हो गया। वो उसके साथ कुछ गलत करने ही वाला था कि इसके पहले ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से मिनसुहा तो बच गई, मगर बेचारी दूसरी लड़की उसके चंगुल में फंस जाती है। पिछली रात ही वो उसे अपनी गाड़ी के डिक्की में डालकर ले आया और फिर उसी हालत में उसका रेप करने लगता है। दूसरी तरफ कमरे में पड़ी एक डायरी में मिनसुहा का नाम और पता लिखा हुआ है, जो कल रात टैक्सी में बैठकर मिनसुहा ने उसे दिया था। और इसी बात से हमें पता चलता है कि उसका अगला शिकार मिनसुहा ही है। उधर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिस पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा गया है, उसका नाम ऑफिसर चेल्सो है, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा कि एक अंधी लड़की से वो किस तरह के सवाल जवाब करे। इसीलिए वो मिनसुहा का नाम और पता लिखकर उसे घर लौट जाने को कहता है। तब मिनसुहा ने उसे कल रात के हादसे के बारे में कुछ ऐसे डिटेल्स बताए जो कि कोई आम इंसान नहीं दे सकता। वो कल रात के उस आदमी के बारे में बताती है कि वो तकरीबन 40 साल का रहा होगा, कद ऊंचा और हट्टा कट्ठा, और हाँ, वो लेफ्टी था, यानी कि बाएं हाथ से काम करता है। ये बात मिनसुहा ने तब नोटिस की जब वो आदमी उसे कॉफी ऑफर कर रहा था। उसकी बातें सुनकर चेल्सो समझ गया कि मिनसुहा बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। वो किसी की भी आवाज भर सुनकर उसके उम्र का अंदाजा लगा सकती है। और जब कल रात वो आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था, उस बात से उसे अंदाजा हुआ कि वो एक ऊंचे कद का शक्तिशाली आदमी है। ऑफिसर चेल्सो
उसकी बातों को सुनकर हैरान है और एक नए सिरे से इस केस में लग जाता है। आगे वो उसे ये भी बताती है कि कल रात के हादसे के बाद वो उस लड़की की लाश अपनी गाड़ी में भर कर ले गया, लेकिन मिंसुहा को अब तक यही पता है कि वो एक टैक्सी थी। इसीलिए ऑफिस से चेल्सो शहर भर के टैक्सी ड्राइवर की खोज करता है जो कि लेफ्टी हो, मगर सियोल शहर में ऐसा एक भी टैक्सी ड्राइवर नहीं जो कि लेफ्टी हो। इसके बाद वो इश्तिहार के जरिए इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं और जो उस अपराधी को पकड़वा पाएगा उसके लिए बड़े इनाम की घोषणा भी की गई। और फिर जिसान नाम का एक लड़का सामने आता है। वो कहता है कि वो कोई टैक्सी नहीं बल्कि एक प्राइवेट कार थी, लेकिन मिंसुहा अब भी अपनी बात पर टिकी हुई है कि वो कोई टैक्सी ही थी और इस लड़के को वाकई में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ इनाम के लालच में यहाँ आया है। इसीलिए पुलिस अफसर भी उस लड़के की गवाही को दर्ज नहीं करते और उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच उस सीरियल किलर किम ने एक और लड़की को अपना निशाना बना लिया। वहाँ जब पुलिस ऑफिसर चेल्सो मिंसुहा को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा है, वो एक खास तरह की आवाज का जिक्र करती है जो कि उसने उसकी गाड़ी में सुना था। ऑफिसर उसे बताता है कि ये गाड़ी के हैंड ब्रेक की आवाज है और मिंसुहा को ये जानकर ताज्जुब होता है कि हैंड ब्रेक किसी टैक्सी में नहीं होता बल्कि किसी महंगी प्राइवेट गाड़ी में ही होता है। यानी कि उस रात वो गाड़ी कोई टैक्सी नहीं बल्कि एक प्राइवेट कार थी और वो लड़का जिसान भी बिल्कुल सही कह रहा था, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। अब पुलिस ऑफिसर उस लड़के से मिलने के लिए उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वो फोन नहीं उठा रहा। इसीलिए वो सीधा सीधे उसे मिलने के लिए उसके घर की तरफ आ रहे हैं और इधर हम देखते हैं कि किसी ने जिसान पर हमला कर दिया है। वो आदमी किम ही है जिसे किसी तरह मालूम पड़ गया था कि जिसान गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। वो पत्थर से उसके सर पे बार बार वार कर रहा है। एक वक्त पर उसे लगा कि जिसान मर गया और वो उसकी लाश को वहीं गली में छोड़कर चला गया। अब जब चेल्सो और मिंसुहा उसके घर तक पहुंचे, वो उन्हें गली में बेहोश पड़ा मिला और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि चोट गंभीर होने के बावजूद भी जिसान फिलहाल खतरे से बाहर है। होश में आने पर जिसान उन्हें बताता है कि किसी आदमी ने उसके सर पे वार किया था, मगर वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सका। उसकी बातें सुनकर मिंसुहा को पूरा यकीन है कि वो आदमी किम ही था और फिर वो घायल जिसान की देखभाल करने लगती है, ठीक अपने छोटे भाई की तरह। मगर वो इस चीज को गलत तरीके से ले लेता है और मिंसुहा को खरी खोटी भी सुनाता है। मिंसुहा को उसकी बातों से बहुत दुख पहुंचता है और वो घर चली आती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही मिंसुहा समझ गई कि ये वही आदमी है। वो उसे पूछती है, क्या उस लड़की को तुमने मार डाला है और उसके अलावा भी क्या तुमने और भी लड़कियों का खून किया है? किम किसी मानसिक रोगी की तरह हाँ में जवाब देता है और वो ये भी कहता है कि वो उसे और जिसान को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मिंसुहा डर जाती है और पुलिस अफसर चेल्सो को फोन करने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन नहीं लग रहा। इसीलिए वो अकेले ही हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है। उधर हम देखते हैं कि जिसान अपने दोस्तों के साथ घर वापस जाने की तैयारी कर रहा है और जैसे ही उसने अपना फोन ऑन किया, उसे एक के बाद एक लगातार मिंसुहा के मैसेज आने लगते हैं, जिसमें उसने उसे हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा है, उसे मना किया है कहीं भी बाहर जाने के लिए। मगर जिसान किसी अंधे लड़की की बात क्यों सुनेगा? वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके बाहर निकलने ही वाला था कि इतने में मिंसुहा वहां पहुंच जाती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिसान उसकी एक नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। और वहीं हॉस्पिटल के बेंच पर हम उस सीरियल किलर किम को देख पाते हैं जो मिंसुहा पर नजर रखे हुए है। वो उसका पीछा करना शुरू करता है और इधर जिसान दूर से ही उस आदमी को देख लेता है जिसका चेहरा उसे काफी जाना पहचाना लग रहा है। और फिर उसे याद आया कि ये वही आदमी है जिसने उस पर हमला किया था। उसे मिंसुहा का पीछा करते देख उसे समझते देर नहीं लगी कि मिंसुहा की जान खतरे में है। वो उसे तुरंत फोन करके आगाह करता है और उसके फोन का बैक कैमरा ऑन करने को कहता है। तब जिसान देख पाता है कि वो सीरियल किलर मिंसुहा के ठीक सामने बैठा है। उसने उसे तुरंत वहां से निकल जाने को कहा। मिंसुहा अपने कुत्ते सोल्जी को लेकर वहां से निकल गई, मगर वो आदमी तब भी उसका पीछा कर रहा है। इधर मिंसुहा भी बुरी तरह से डर गई है। जिसान उसे कैमरे की मदद से आगे का रास्ता बता रहा है और मिंसुहा भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है, मगर एक अंधी लड़की के लिए दौड़ पाना मुमकिन नहीं और इसीलिए जिसान उसे शोर मचाने के लिए कहता है, जिससे कि लोगों की भीड़ जमा हो जाए और वो आदमी मिंसुहा को चोट ना पहुंचा पाए। लेकिन मिंसुहा के कुछ भी करने से पहले वो आदमी मिंसुहा को पीछे से पकड़कर उसे आवाज करने के लिए मना करता है। बेचारी मिंसुहा अब शोर भी नहीं मचा सकती
थोड़ी देर इसी तरह चलने के बाद वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है और मौका पाते ही वहां से भागकर लिफ्ट में चढ़ जाती है। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही किम अंदर आ पहुंचता है और उसे जैसे ही इंजेक्शन देकर बेहोश करने ही वाला था, सोल्जर उसके पैरों में काट लेती है। किम अपने आप को उसे छुड़ाने के लिए बार बार छुरा से उसके ऊपर हमला करता गया, लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी सोल्जर उसका पैर नहीं छोड़ती और उसे घसीटते हुए लिफ्ट से बाहर तक ले आती है। और जब सोल्जर ने देखा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और मिनसुहा सही सलामत है, वो किम को छोड़ देती है। उसका मालिक बिल्कुल सही सलामत है, ये देखकर वो अपनी आखिरी सांस लेती है। लिफ्ट के ऊपर आने तक मिनसुहा बेहोश हो जाती है और आसपास के लोग उसे अस्पताल तक पहुंचा देते हैं। होश आने पर उसे मालूम चला कि उसकी जान बचाते बचाते सोल्जी अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बात से वो टूट जाती है और रोने लगती है। बचपन में उसके माँ बाबा नहीं रहे, फिर उसने भाई को खो दिया और अब उसका इकलौता परिवार सोल्जी को भी उसने गंवा दिया। एक एक करके सब उसे छोड़कर चले गए। वो बिल्कुल अकेली रह गई है। उधर पुलिस डिपार्टमेंट में चेल्सी उस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस नंबर से मिनसुहा को फोन आया था उस नंबर को ट्रैक किया जा रहा है। इस केस को लेकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सतर्क है और इसलिए किम भी डर रहा है। अगर किम को बचना है तो उसे मिनसुहा और जिसान दोनों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इधर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन दोनों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, लेकिन किम बहुत चालाक है। वह इस बात का पता लगा लेता है कि उन दोनों को पुलिस ने कहां छुपा कर रखा है। इधर मिनसुहा और जिसान साथ रहते रहते करीब आ गए हैं। जिसान को मालूम पड़ता है कि मिनसुहा का बचपन अनाथालय में गुजरा है। उसका एक भाई भी था जो कि कार दुर्घटना में मारा गया। जिसान को उससे बहुत हमदर्दी होती है और वो उसे कहता है कि वो हमेशा एक भाई की तरह उसके साथ रहेगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उधर पुलिस डिपार्टमेंट मिनसुहा के फोन पर आए किम के नंबर को ट्रेस करके उसका नाम ठिकाना सब कुछ पता लगा लेती है। साथ में उसकी एक तस्वीर भी हाथ लगी है। पुलिस उसे देखते ही पहचान लेती है। ये एक क्रिमिनल है जो 4 साल की जेल की हवा खाकर कुछ महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है। इसके बाद किम के घर की तलाशी ली गई, जहां पर 2 लड़कियों की लाश और एक लड़की को बंधी हालत में पाया गया, मगर वहां पर किम नहीं था क्योंकि वो तो मिनसुहा को मारने के लिए निकल चुका है। अब हम किम को मिनसुहा और जिसान को रखे हुए उस घर में देखते हैं। पहले तो मिनसुहा समझ नहीं पाती कि कमरे में कोई और भी है, लेकिन जब किम ने सिगरेट सुलगाई तब वो समझ गई कि कमरे में कोई और भी है। इसीलिए वो जोर जोर से जिसान को आवाज देने लगी। कोई जवाब न आने पर उसे डर लगने लगता है। इधर जिसान कमरे में आते ही किम पर हमला कर देता है, मगर किम एक हट्टा कट्टा मजबूत शरीर वाला आदमी है। उसके सामने जिसान टिक नहीं पाता और एक समय में वो उसके पेट में इंजेक्शन भोंककर उसे बेहोश कर देता है। और अब है मिनसुहा की बारी। लेकिन इसी बीच मिनसुहा पुलिस को इत्तला कर चुकी है। अब वो घर की मेन स्विच ऑफ करके एक कमरे में जाकर छिप गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया है। मिनसुहा को किसी भी तरह जिसान को बचाना होगा। वो अपना एक भाई तो खो चुकी है, मगर एक और को नहीं खो सकती। वो किसी तरह किम को एक कमरे में बंद करके नीचे जिसान के पास चली आती है। वहां पर जिसान बेहोश पड़ा है। मिनसुहा उसे किसी तरह खींचते हुए मेन दरवाजे तक ले आई, लेकिन वो तो किम पहले ही बंद कर चुका है और चाबी भी उसी के पास है। इतने में किम उस कमरे से निकलकर नीचे आ जाता है। इधर मिनसुहा जिसान को लेकर स्टोर रूम में छिप गई, लेकिन किम वहां भी पहुंच जाता है। अब मिनसुहा हाथ में छुरा लेकर उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंखों से देख न पाने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही। एक वक्त पर किम उसे पीछे से पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन वो किम का मुकाबला नहीं कर पा रही। फिर किम उसे मारते हुए उसके दोनों हाथ बांध देता है और वहीं पर उसका करने की कोशिश करता है, मगर इतने में पीछे से जिसान ने आकर उसके सर पर एक भारी चीज से हमला कर दिया और फिर वो दोनों बचने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं, मगर तब पर भी किम उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो जिसान को इतना मारता है कि वो बेहोश हो गया और फिर वो मिनसुहा की तरफ बढ़ा। मिनसुहा के हाथ एक बड़ा सा पत्थर लगता है। उसे किसी भी तरह अपने भाई को और खुद को बचाने के लिए निशाना सही लगाना ही होगा। उसे सही अंदाजा लगाकर किम के सर पे वार करना होगा। यही उन दोनों के पास आखिरी मौका बचा है। उधर किम भी भागते हुए मिनसुहा की तरफ आ रहा है और फिर वो पूरे दमखम से उस पत्थर को हवा में घुमाते हुए किम के सर पे निशाना लगाती है और ये निशाना सही बैठ गया।
किम एक ही वार में ढेर हो जाता है। इतने में पुलिस भी वहां पहुंची। इतने बड़े और खूंखार सीरियल किलर को मारने के लिए मिनसुहा को सरकार की तरफ से इनाम दिया गया। विदेश जाकर उसे अपनी आंखों को ठीक करने का मौका मिला और वापस आकर मिनसुहा ने एक बार फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया और यहीं पे इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे लगता है कि कोई भी परिस्थिति या नाकामी हमें वो करने से रोक नहीं सकती जो हम वाकई में करना चाहते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो तो हमें उस बंद हुए दरवाजे को कोसने के बजाय हमें हिम्मत करनी चाहिए। क्या पता हम कई और दरवाजे खोल सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट पे जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।